वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा। आज हम लोग फिर से वापस आए हैं 12th का जेनेटिक्स का आगे का लेक्चर लेकर के। हमने पिछले वीडियो में मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस प्रीवियस वीडियो में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा था। अगर आप पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और जा करके सारा पहले बेसिक क्लियर करके आइए, क्योंकि आज हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन्स पढ़ने वाले हैं। तो कंक्लूजन्स तो लास्ट में हो गया। जब तक आप मोनो हाइब्रिड नहीं समझेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस खुद क्या है और किसने दिया है, ये सारा प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। डिटेल्स आप प्लीज जाएं और सारा नोट्स बनाएं, समझें, और जो भी दिक्कत आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से आप क्वेश्चंस या डाउट पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अब आगे का लेक्चर, जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन of mono hybrid क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन, मेंडल सर ने जब ग्रेगर जॉन मेंडल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिया है। जब उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस दे दिया तो उन्होंने 3 कंक्लूजन्स इस पे बेस्ड बताए थे। पहला कंक्लूजन है आपका लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। प्रीवियस वीडियो की बातें अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट ने फैक्टर मतलब जीन कहा था। उस समय फैक्टर का मतलब जीन था। जीन को फैक्टर को बाद में रिप्लेस करके जीन बनाया गया, और ये लॉ उसी टाइम का दिया हुआ है। तो इस टाइम पे हम लोग जीन के जगह फैक्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दिया गया क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मेंडल conclude that each genetic character is controlled by a pair of unit factor। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग मेंडल कंक्लूडेड दैट, मेंडल सर ने ये कंक्लूड किया कि जेनेटिक कैरेक्टर, हर एक जेनेटिक कैरेक्टर, इस जेनेटिक कैरेक्टर, चाहे वो जेनेटिक कैरेक्टर आपके हाइट के लिए हो, चाहे वो जेनेटिक कैरेक्टर आपके आई के कलर के लिए हो, चाहे वो आपकी स्किन के फेयरनेस के लिए हो कि आपका स्किन डार्क है, डस्की है, या फिर फेयर है, व्हाइट है, मिल्की व्हाइट है, कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर हो, किसी भी तरह का आपका हेयर का स्टाइल हो, आपका हेयर स्ट्रेट है या फिर कर्ली है, किसी भी तरह का जेनेटिक कैरेक्टर हो, वो कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। एक पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, फैक्टर का मतलब मैंने बताया है, फैक्टर को पहले जीन बोलते थे, और यूनिट मतलब उसके एक में, जीन हमेशा पेयर में होता है तो उसका पेयर, ए पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, मतलब कि एक पेयर का यूनिट जीन। आया समझ में? मतलब शॉर्टकट में इसके कहने का मतलब यही है कि हमारा जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है वो हमेशा एक पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल होगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ।
जीन मतलब फैक्टर, याद रखिएगा, फैक्टर को ही, जीन को ही पहले फैक्टर बोला जाता था। ये सारी बातें जीन के लिए है। सिंपली इसका कहने का मतलब यही है कि हमारा अंदर का जो कैरेक्टर है वो एक पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल हो रहा है। एक पेयर यानी कि दो, हमेशा जीन पेयर में होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो हमेशा हमारे अंदर का कैरेक्टर जो जेनेटिक है, जो फादर मदर से मिला है, वो जेनेटिक कैरेक्टर वो पेयर में प्रेजेंट जीन से कंट्रोल होगा। ये था आपका पहला लॉ। दूसरा लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया हुआ है कि जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस कर दे अपने आप को वो डोमिनेंट है, और जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करने में फेल हो जाए, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उसे रेसेसिव कहते हैं। तो इस लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, two unit factor are present. According to this law, two unit factor are present in an individual. According to this law, two unit factor are present in a individual. किसी भी इंडिविजुअल में दो यूनिट फैक्टर प्रेजेंट है, जिसमें से कि वन यूनिट फैक्टर will express itself called dominant and another fail to express itself called recessive. हमेशा एक इंडिविजुअल में दो यूनिट फैक्टर्स है, हमेशा एक इंडिविजुअल में दो यूनिट फैक्टर्स रहेंगे, जिसमें से कि एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट, और जो अपने आप को फेल हो गया एक्सप्रेस करने में वो है रेसेसिव। और इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट recessive character fail to express itself called law of dominant. क्या बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंट? लॉ ऑफ डोमिनेंट बताता है कि जब हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट रहेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंट कहता है कि जब हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा तो रेसेसिव वाला अपने आप को फेल हो जाएगा एक्सप्रेस करने में। जब हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा तो रेसेसिव वाला फेल हो जाएगा अपने आप को एक्सप्रेस करने में, तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बताया मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में? हमेशा एक इंडिविजुअल में दो कैरेक्टर्स है, एक डोमिनेंट जो अपने आप को दिखाएगा और दूसरा रेसेसिव जो अपने आप को दिखाने में फेल कर जाएगा, नहीं दिखा पाएगा। और डोमिनेंट वाला जब प्रेजेंट होगा तो रेसेसिव वाला अपने आप के कैरेक्टर को नहीं दिखा पाता है। इसी बात को हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस में जानते हैं। थर्ड लॉ दिया गया ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेशन, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन unit factor pair of unit factor separates randomly from each other ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होगा तो यूनिट पेयर का, पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर यानी कि जीन पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर सेपरेट होता है रेंडमली फ्रॉम ईच अदर, अपने आप से दोनों अलग होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। ये यूनिवर्सल लॉ है, दिस इज यूनिवर्सल लॉ, यानी कि नो एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। और वन गैमेट रिसीव्स ओनली वन यूनिट फैक्टर, सो प्योरिटी ऑफ इधर लिख रहे हैं गैमेट वेयर मेंटेन। चलिए दैट्स ऑल। चलिए समझते हैं इस बात को। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, अगर मान लीजिए ये जीन है, ये है हमारा टॉलनेस का जीन जिसमें कि एक टॉल वाला है और दूसरा वाला ड्वार्फ वाला है, ये हाइट का जीन है जिसमें कि 2 यूनिट फैक्टर है, हमेशा यूनिट फैक्टर 2 होगा, यानी कि जीन हमेशा पेयर में पाया जाता है, 2 पाया जाएगा। और ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक दूसरे से सेपरेट होता है, हमेशा ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हर एक पर्टिकुलर जीन जो है अलग अलग गैमेट में ट्रांसफर होगा, ये दोनों सेपरेट हो जाता है एक दूसरे से रेंडमली। इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होगा, पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, फैक्टर मतलब जीन, हमेशा यूनिट फैक्टर जीन का सेपरेट होता है रेंडमली फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग सेपरेट होता है रेंडमली एक दूसरे से। ये यूनिवर्सल लॉ है, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। और वन गैमेट रिसीव्स ओनली वन फैक्टर, हर एक गैमेट सिर्फ एक फैक्टर को रिसीव करेगा और उसी कारण से प्योरिटी ऑफ गैमेट मेंटेन रहेगा। प्योरिटी ऑफ गैमेट मतलब सिर्फ इस वाले गैमेट में टॉलनेस का जीन गया, इस वाले गैमेट में सिर्फ ड्वार्फनेस का जीन गया, दोनों मिला करके ये इम्प्योर तो नहीं बनाया। जब 2 चीज आपस में मिल के रहता है तो वो हाइब्रिड या फिर वो इम्प्योर रहता है। इसमें इम्प्योरिटी तो नहीं गया, ये तो सिर्फ प्योरिटी लेके गया, सिर्फ अपने तरफ से टॉलनेस का जीन लेके गया, ये वाला सिर्फ अपने तरफ से ड्वार्फनेस का जीन लेके गया। तो जिस गैमेट में जाता है एक ही जीन से एक यूनिट ट्रांसफर होता है, यही लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार पूरा रिकैप देख लेते हैं। कंक्लूजन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या कंक्लूजन्स था? पहला था लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मेंडल कंक्लूड दैट हर एक जेनेटिक कैरेक्टर जो है कंट्रोल होता है एक पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर से। दूसरा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 2 यूनिट फैक्टर आर प्रेजेंट इन अ इंडिविजुअल, हमेशा 2 प्रेजेंट रहेगा, एक डोमिनेंट वाला दूसरा रेसेसिव वाला। डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जब डोमिनेंट वाला प्रेजेंट रहेगा, रेसेसिव वाला फेल कर जाएगा अपने आप को दिखाने में, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना।
जब गैमेट बनेगा तो ये जीन पेयर में रहता है, पेयर टूटेगा और अलग अलग गैमेट में दोनों ट्रांसफर हो जाएगा। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमेशा और हमेशा यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल मतलब उसको बोलते हैं जो कि हर जगह लागू हो, विदाउट एनी एक्सेप्शन, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। चाहे और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे वो 11th हो या 12th हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, फिर हम लोग उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाने का ट्राई करेंगे। चलिए आज का सभा यहीं समाप्त। थैंक यू।